बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं अली अवैस स्मार्ट बिल्डिंग न्यू पाकिस्तान से। आज हम सेकुलरिज्म के ऊपर बात करेंगे और आज की डिस्कशन जो है ये पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन के स्टूडेंट्स के लिए और CSS और बाकी कंपेटिटिव एग्जामिनेशन के एस्पिरेंट्स के लिए बड़ी बेनिफिशियल और फ्रूटफुल साबित होगी। सेकुलरिज्म की तहरीक का आगाज़ एज ऑफ एनलाइटनमेंट के अंदर होता है, जिसका टाइम स्पैन 17th सेंचुरी से लेकर 19th सेंचुरी तक है। इसके अंदर जो मूवमेंट चली वो दो चीज़ों के ख़िलाफ़ थी। एक वो मोनार्ची के ख़िलाफ़ थी और दूसरा वो चर्च के ख़िलाफ़ थी, यानी बादशाहत के ख़िलाफ़ थी और पादरियों के ख़िलाफ़ थी। इस मूवमेंट के अंदर दो चीज़ों की बेस के ऊपर सेकुलरिज्म का मुद्दा खड़ा किया गया। एक तो ये कि सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट और दूसरा था इक्वालिटी बिफोर द लॉ। ठीक है, अब सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट की जो टर्म कॉइन की गई ये थॉमस जेफरसन ने की, जो बुनियादी तौर के ऊपर एक डिप्लोमेट, थ्योरिस्ट और अमेरिकन थर्ड प्रेसिडेंट था। ही वाज अ फिलोसोफर आल्सो। तो उसने इस टर्म को कॉइन किया। उसमें एक यूरोप की एक हिस्ट्री रही थी कि वहाँ पर जो चर्च है उसने मज़हब के नाम को गलत इस्तेमाल करके लोगों का बहुत इस्तेहसाल किया था। तो एक नागवारी का इजहार भी था और एक इस सेकुलरिज्म के थ्रू ये जो एक डर था या ये जो एक इनसिक्योरिटी थी लोगों के जहन में कि मज़हब को, पॉलिटिकल साइंटिस्ट के जहन में कि मज़हब को गलत इस्तेमाल किया जाएगा, इसको न्यूट्रलाइज़ करने की कोशिश की गई। दूसरी इसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ थी इक्वालिटी बिफोर द लॉ, ये इसलिए थी कि माइनॉरिटी को मेजॉरिटी के ऑपरेशन से और डिस्क्रिमिनेशन से और मार्जिनलाइजेशन से बचाया जा सके। और पॉलिटिकल साइंटिस्ट का ख्याल था कि अगर हम इक्वालिटी सारे शहरियों के लिए ले आते हैं तो हमारे जो रियासतों के अंदर और हमारे मुल्कों के अंदर जो एक कन्फ्रंटेशन और एक जो जंगो जदल का माहौल जारी है, चाहे वो फ़िरकावारी सेक्टेरियन बेसिस के ऊपर है, चाहे वो रेस की बेस के ऊपर है, चाहे वो एथनिसिटी की बेस के ऊपर है, वो जंगो जदल रुक जाएगा और ये जंगो जदल काफ़ी हद तक रुक भी गया है। अब इसके अंदर मैं अगर ये जो दो असूल ड्राइव किए गए इसके दो एग्जाम्पल दे सकूं कि किस तरह से एक माइंड शेप अप हुआ इस हवाले से, तो अगर हम सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट की बात करें तो उसके अंदर अगर मैं फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करूं तो आपको पता है कि फ्रांस के अंदर 3 तबके थे। एक क्लर्जी था, दूसरा नोबिलिटी था और तीसरा कॉमनर्स थे। वहाँ पे जो अशराफिया और जो क्लर्जी यानी वहाँ की जो मजहबी एलीट थी, इन दोनों ने आपस में गठजोड़ करके 95% आम आवाम का बहुत ज़्यादा इस्तेहसाल किया, जिसकी वजह से ये मैं आपको सिर्फ ये कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ कि जिसने पॉलिटिकल साइंटिस्ट का माइंड शेप अप किया इन चीज़ों के हवाले से। तो वहाँ पे भी आपको पादरियों की और जो शराफिया थी उसका एक गठजोड़ नज़र आता है इस्तेहसाल के हवाले से लोगों के, और वहाँ पे फिर एक रिवोल्ट हुआ इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर। इसी तरह अगर हम इक्वालिटी बिफोर लॉ के जंगो जदल चलता रहता है। अगर आप यूरोप की हिस्ट्री देखें तो 1622 से लेके 1700 तक यूरोप में प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स के दरमियान एक जंग चलती रही और इसमें 80 लाख लोग मारे गए और ये वही जंग थी कि स्टेट को डोमिनेट करने की। बिल्कुल इसी तरह आपको उसकी कुछ मैनिफेस्टेशन अभी अमेरिका में भी उसकी एक वेव नज़र आई, आपको इंडिया के अंदर भी उसकी एक वेव नज़र आई कि जब आपने मेजॉरिटी ने माइनॉरिटी को डिस्क्रिमिनेट करने की या मार्जिनलाइज करने की कम्युनिटी की कोशिश की तो वो सोसाइटी एक स्टेबल सोसाइटी से बड़ी वोलाटाइल सोसाइटी बन गई। बिल्कुल, तो ये एक असूल बुनियादी तौर के ऊपर इन चीज़ों से ड्राइव किए गए। ये इस तरह के कुछ इवेंट्स थे, ये कुछ इस तरह की इंटरप्रिटेशन थी, ये कुछ इस तरह की सोशोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग्स थी जिसकी बेस के ऊपर ये दो कानून को आगे लेके आया गया। दो कानूनों की बेस के ऊपर सेकुलरिज्म को खड़ा किया गया। अब इसके अंदर सेकुलरिज्म की डिफरेंट मुल्कों के अंदर डिफरेंट टाइप्स हैं और वो टाइप्स जो हैं वो उस मुल्क की नेशनल हिस्ट्री की बेस के ऊपर, उस मुल्क के कल्चर की बेस के ऊपर इसकी टाइप्स जो हैं इसकी डिफरेंट शेप्स हमें नज़र आती हैं। मसलन अमेरिका के अंदर पावरफुल स्टेट से मजहबी लोगों को बचाने के लिए ये एक शील्ड का काम करता है। इंडिया के अंदर जो मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग हैं इनकी आपस की कन्फ्रंटेशन को और आपस के झगड़ों को रोकने के लिए इसको एज ए शील्ड इस्तेमाल किया जाता है। फ्रांस के अंदर मजहबी लोगों की डोमिनेंस से स्टेट को बचाने के लिए इसको एज ए शील्ड इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इसके डिफरेंट टाइप्स हैं। इसके अंदर एक कुछ और चीज़ें जो इसको डिफरेंशिएट करती हैं या जो इसके क्रेडेंशियल्स हैं वो ये हैं कि सेकुलरिज्म के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच है
کہ آپ کو बोलने की मुकम्मल आज़ादी है। फिर इसके अंदर फ्रीडम ऑफ रिलीजन है कि आपको मज़हब को मानने की, मज़हब को प्रमोट करने की, मज़हब को प्रैक्टिस करने की, प्रीच करने की, हर लिहाज से आपको ये आज़ादी है। लेकिन कोई भी मज़हब रियासत के अमूर के अंदर अपना रोल प्ले नहीं करेगा, ये बड़ा क्लियर है। मज़हब मानने की, प्रीच करने की, प्रैक्टिस करने की पूरी आज़ादी है, लेकिन स्टेट अफेयर्स के अंदर कोई भी मज़हब अपना रोल प्ले नहीं करेगा। आपके ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा, गार्ड किया जाएगा इस हवाले से। अब मैं इसको थोड़ा सा कंक्लूड करते हुए थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि एक टर्म होती है जिसको कहते हैं थीस्ट। थीस्ट उन लोगों को कहते हैं जो मजहबी लोग होते हैं। इसके बाद दूसरी होती है जिसको हम कहते हैं एथीस्ट, जो गैर मजहबी लोगों को कहते हैं। बहुत सारे बेशुमार दुनिया के अंदर मजहबी लोग भी हैं जो सेकुलरिज्म को एज ए पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी, सेकुलरिज्म के ऊपर बिलीव करते हैं, और उनको लगता है उनकी सोशलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग की बेस के ऊपर कि सोसाइटी को, आज की सोसाइटी को चलाने के लिए, आज की सोसाइटी को स्मूथली मैनेज करने के लिए, आज की सोसाइटी को एक स्टेबल सोसाइटी बनाने के लिए सेकुलरिज्म एक बेहतरीन पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी है। तो ये मजहबी लोग भी, बहुत सारे मजहबी लोग भी इसको पे एज ए पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी के बिलीव करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बड़ी इन्फॉर्मेटिव होगी, आप इससे बहुत कुछ सीखेंगे। अगर आपको ये वाकई ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगे तो आप इसको लाइक करें और बिल्डिंग न्यू पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। I should fuck her in the Benz.